बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे। तो 2-3 दिन में जो हमने काम किया उसी को हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। आप अपने माइक म्यूट रखिए। हमने लास्ट 3 दिन में जितना काम किया 3 लेक्चर्स में, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहले हमने किया था, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको अपने पास नोट कर लेंगे और मैं आपको टाइम दूंगा तो उसमें आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, उसी डेटा को मैं आगे लेके चल रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा उसको रिव्यू करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे पास शेप बनी थी वो ये पहले 2 कॉलम बने थे। पहला कॉलम है क्लास लिमिट्स का और दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे कि उसमें हम डीकम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं। उस दिन हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी जिसका दूसरा नाम था लेस दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं मोर दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका दूसरा नाम है डीकम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों डेटा में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो पहला कॉलम था क्लास लिमिट्स का और दूसरा था फ्रीक्वेंसी का। ये शो क्या करता था, ये 2 कॉलम्स ये शो करते थे कि हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की क्लास का उनके मार्क्स का डेटा है। हमने उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया है। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक 50 में से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेके 9 की रेंज में। इसी तरह इनमें से 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 19 की रेंज में हैं। 50 में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेके 29 की रेंज में है एंड सो ऑन। और मैंने साथ आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होता है, जिसे आप समेशन एफ कहते हैं, जो डेटा में आपको टोटल ऑब्जर्वेशंस दी हुई हो। पहला ग्रुप 9 पे ख़त्म हुआ था, दूसरा 10 पे शुरू हुआ था, तो इन दोनों के दरमियान गैप है। अगर इन दोनों के दरमियान गैप हो, यानी पहले ग्रुप के ख़त्म होने वाली वैल्यू में और दूसरे ग्रुप के शुरू होने वाली में, तो फिर इनको हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरा और तीसरा ग्रुप गौर से देखें तो दूसरा ग्रुप 19 पे ख़त्म हो जाता है, तीसरा 20 पे शुरू होता है। इसी तरह तीसरा 29 पे ख़त्म हो जाता है, चौथा 30 पे शुरू होता है। तो ये क्या थी, ये थी क्लास लिमिट्स। जब हमारा कंसर्न होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, वो लेस देन वाली हो या मोर देन वाली, उसमें हमने इनको एसोसिएट करना होता है क्लास बाउंड्रीज के साथ। सो हम इनकी क्लास बाउंड्रीज पहले बना लेंगे। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, इन 2 के दरमियान गैप है 9 और 10 के दरमियान कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, यानी 10 - 9 इज 1। सिमिलरली
20 minus 19 is 1. Similarly 30 minus 29 is 1. अगर आप कर्सर पे तवज्जो रखेंगे तो आपको मेरी बात समझना आसान हो जाएगी। ये डिफरेंस सेम होता है, यानी हर ग्रुप आप नोट कर रहे हैं जिस पे ख़त्म होता है उसमें एक ऐड करें तो वहाँ से अगला ग्रुप शुरू होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं दो कंसेक्यूटिव ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस है 1 यूनिट का। हमने उस 1 यूनिट को दो ग्रुप्स में अगर एडजस्ट करना है तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो हो गया 0.5। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप को दोनों डायरेक्शन में 0.5 बढ़ा देंगे। पहले उसकी रेंज है 0 से 9, 0 वाली डायरेक्शन में आप 0.5 बढ़ाएंगे तो इसमें से 0.5 माइनस करना होगा, और 9 वाली डायरेक्शन में 0.5 बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें 0.5 आपको ऐड करना होगा। अगर आप ये चीज़ इंची टेप पे देखें तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। आप 10 पे फोकस करें, आप 19 पे फोकस करें, हमने इसको दोनों डायरेक्शन में अगर 0.5 बढ़ाना है तो 10 से आपको 0.5 पीछे हटना होगा और 19 से 0.5 आगे बढ़ना होगा। 10 से 0.5 पीछे हटने का मतलब है कि आप इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, और 19 को आगे बढ़ाने का मतलब है आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे। जब आप 0 में से 0.5 माइनस कर रहे हैं तो आप पहुंच गए -0.5 पे। बास जगह पे इसको एज इट इज़ रहने देते हैं कि जी नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं। 9 में 0.5 ऐड किया तो पहुंच गया 9.5। इसी तरह से 10 में से 0.5 माइनस किया तो पहुंच गया 9.5 पे, और जब हमने 19 में 0.5 ऐड किया तो पहुंच गया 19.5 पे। तीसरे ग्रुप की बात करें तो 20 माइनस 0.5 इज 19.5 and 29 plus 0.5 is 29.5 and so on। अब इसमें आप जरा कीनली ऑब्जर्व करें तो ये गैप जो था ना 9 और 10 का, वो यहाँ पे नहीं है, वो ख़त्म हो गया। पहला ग्रुप ख़त्म हुआ 9.5 पे तो दूसरा 9.5 पे शुरू हो गया। दूसरा ग्रुप ख़त्म हुआ 19.5 पे तो तीसरा 19.5 पे शुरू हो गया एंड सो ऑन। पहली बात। दूसरी बात, हमने क्लास इंटरवल डिसाइड किया था 10 का, तो यहाँ से आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि क्लास इंटरवल 10 का ही है। आप 19.5 में से 9.5 माइनस करें तो आपको आंसर 10 मिलेगा। आप 29.5 में से 19.5 माइनस करें तो भी आपको आंसर 10 मिलेगा। आपको 39.5 में से अगर आप माइनस करें 29.5 तो भी आंसर 10 मिलेगा। याद रखिएगा, आपने क्लास इंटरवल यहाँ से नहीं लेना, क्लास लिमिट से नहीं लेना। क्लास लिमिट से आप क्लास इंटरवल ले रहे होंगे तो आप मिसलीड होंगे। आपने क्लास इंटरवल कहाँ से लेना है? क्लास बाउंड्रीज से। अब हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो मोर देन वाली है। मोर देन वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद एक ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री से अबव वाली वैल्यूज की तादाद हमें बताती है। ये उसका उलट है जो हमने पहले पढ़ी थी, उसको नाम दिया था लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या बताती थी? वो हमें बताती थी कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से छोटी वैल्यूज की तादाद कितनी है, जबकि ये हमें बता रही है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री से बड़ी वैल्यूज की तादाद कितनी है। तो हमारे पास जो पहला ग्रुप है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमने लिख ली, वो है -0.5। ये हमने लिखा है लोअर क्लास बाउंड्री। उसमें यहाँ हमने लिखा था अपर क्लास बाउंड्री, उसमें -0.5 की जगह पे आया था 9.5, क्योंकि हम वहाँ पे बात कर रहे थे अपर क्लास बाउंड्री से कम वैल्यूज़ की तादाद। यहाँ पे हमने बात करनी है लोअर क्लास बाउंड्री से ज़्यादा वैल्यूज़ की तादाद। तो -0.5 आ गई लोअर क्लास बाउंड्री पहली क्लास की या पहले ग्रुप की। इसी तरह से दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास आ गई 9.5, तीसरे ग्रुप की 19.5, चौथे की 29.5। ये हम क्लास बाउंड्री से उठा के यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं सिर्फ।
अब हमने उन वैल्यूज की तादाद काउंट करनी है डेटा में से जो 0.5 माइनस के साथ -0.5 या उससे ज़्यादा है। आप जानते हैं डेटा में 0 से छोटी वैल्यू है ही कोई नहीं, सारी की सारी वैल्यू 0 से शुरू होके 69 की रेंज में। तो इसमें सारी की सारी आपकी 50 वैल्यूज आ गई। ये 50 वैल्यूज कहाँ से आई हैं? ये 50 वैल्यूज ये वाली आई हैं। हम कह रहे हैं कि सारी की सारी 50 वैल्यूज इस रेंज में फॉल करती हैं। दूसरे ग्रुप पे जाएंगे तो लोअर क्लास बाउंड्री है 9.5। अब हम जानना चाह रहे हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 9.5 या उससे ज़्यादा हैं। तो सिर्फ ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में नहीं आते। इनके मार्क्स हैं 0 से 9 की रेंज में या 0 से 9.5 की रेंज में। तो हमने क्या किया, हमने 50 में से ये 2 स्टूडेंट माइनस कर दिए। 50 माइनस 2 इज 48। ये 48 क्या है? ये 48 उन स्टूडेंट्स की तादाद है जिनके मार्क्स 9.5 या उससे ज़्यादा है। अब हम जानना चाह रहे हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 19.5 या उससे ज़्यादा हैं। तो 19.5 या उससे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं? हम 50 में से ये 2 ग्रुप्स माइनस करेंगे, 2 एंड 12। तो 2 हम ऑलरेडी माइनस कर चुके, तो 48 आया था। अब हम 48 में से ये 12 भी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 36। आप चाहें तो 48 में से 12 माइनस कर दें, आप चाहें तो 50 में से 2 एंड 12 माइनस कर दें। दोनों सूरतों में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अलग-अलग माइनस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने ये 48 पहले से काउंट करके लिखा हुआ है। 48 में सिर्फ पहला ग्रुप शामिल नहीं है, बाकी शामिल है। तो 48 में से हमने दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी निकाल दी, तो दूसरा ग्रुप भी उसमें से निकल गया। हम कह सकते हैं कि 19.5 या उससे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद है 36। हम जाएंगे तीसरे ग्रुप पे। तीसरे ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास 29.5। 29.5 या उससे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद कैसे आएगी? हम इस 36 में से माइनस कर देंगे जी। क्या माइनस करेंगे 36 में से? हम 36 में से माइनस कर देंगे 6, इसलिए कि बाकी 2 ग्रुप्स ऑलरेडी उसमें से माइनस हो चुके हैं। 29.5 या उससे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद की अगर हम बात करें तो उसमें ये 6 शामिल नहीं है, ये 12 शामिल नहीं है और ये 2 शामिल नहीं है। तो इस 36 में से अगर हम सिर्फ 6 माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है, वो है 36। सॉरी 30। 36 माइनस 6 इज 30। सिमिलरली थर्ड लास्ट ग्रुप है हमारा जिसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 39.5। तो क्वेश्चन बनता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 39.5 या उससे ज़्यादा है। तो हम इस 30 में से 10 माइनस कर देंगे। ये 10 कहाँ से आया? ये 10 ये वाला ग्रुप। तो 30 माइनस 10 इज 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 39.5 या उससे ज़्यादा हैं। कितने ऐसे हैं जिनके मार्क्स 49.5 या उससे ज़्यादा हैं? तो जो हमारे पास आंसर आया था 20, हम उसमें से इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12 माइनस कर देंगे, तो ये आंसर हमारे पास 8 आ गया। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 59.5 या उससे ज़्यादा हैं? तो हमने 8 में से ये वाले 7 माइनस कर दिए, तो हमारे पास 1 आ गया। अगर आप लॉजिकली इसको देखें तो इसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स आने हैं जो आखिरी ग्रुप में फॉल करते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि कितने ऐसे हैं जिनके मार्क्स 59.5 या उससे ज़्यादा है, तो यही ग्रुप है 59.5 से लेकर 69.5 वाला। अगर आप इसकी शेप देखें कंपेयर करके लास्ट वाली जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी उसके साथ, तो आपने वहां नोट किया था कि उसमें लास्ट पे 50 आया था, इसमें शुरू में 50 आ गया। उसमें शुरू में वैल्यू कम थी, बढ़ती बढ़ती लास्ट पे 50 हुई थी। इसमें शुरू में 50 है तो कम होती हुई थी लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर लास्ट पे पड़ी।
जैसे उसमें चेक था कि इस कॉलम के लास्ट पे जो एंट्री पड़ी है वो 50 इसके बराबर होनी चाहिए, ऐसे ही इसमें चेक ये है कि ये 50 यहाँ पे शुरू में पड़ा हुआ, तो इसको हम नाम देते हैं डीकम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम कहते हैं मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा अगर कहीं सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो तो उससे मुराद होगा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम बात करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। हम प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये प्रोबेबिलिटी किस तरह से बनती है। जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कोई थोड़ा सा आइडिया रखते हैं, वो जानते हैं कि टोटल में से फेवरेबल केसेस जो है उनकी रेशो ऑफ फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो पहले ग्रुप के फेवरेबल केसेस 2 थे और टोटल हमारे पास 50 था, तो 2/50 होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे ये रेशो है फ्रीक्वेंसी की सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के साथ। पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 2 है और ऑल फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, तो हमने 2 को 50 पे डिवाइड कर दिया। हम कहेंगे ये पहले ग्रुप की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दूसरे लफ्जों में पहले ग्रुप का हिस्सा 1 में से कितना बनता है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 50 में से अगर पहले ग्रुप ने 2 वैल्यू ली हुई है तो इसका मतलब है 1 में से हो जाएंगी 2/50। इसी तरह दूसरे ग्रुप की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12/50, तीसरे ग्रुप की है 6/50। हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपली फ्रीक्वेंसी को उठा के सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जा रहे हैं। चौथे ग्रुप की 10/50, 10 कहाँ से आया? ये वाला, और 50 कहाँ से आया? सम ऑफ एफ। इसी तरह पांचवें ग्रुप की 12/50, छठे ग्रुप की 7/50, लास्ट ग्रुप की 1/50। और अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो डिवाइजर में 50 आ जाएगा, ऊपर वालों का सम भी 50 बनना है, तो ये 50/50 हो गया यानी 1। ये भी एक चेक होगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। जहन में रहे कि ये टोटल 1 उस वक्त होगा जब हम सारे के सारे ग्रुप्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर रहे होंगे। ना तो ये 1 से ज़्यादा हो सकता है, ना ही 1 से कम हो सकता है। अगर हम सारे ग्रुप्स शामिल नहीं कर रहे तो फिर ये 1 से कम हो जाएगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल 1 होगा अगर हम सारे ग्रुप्स की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें। और अगर हम यहाँ से बनाना चाहें परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कैसे बनाएंगे? इसको सिंपली 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2/50 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, 12/50 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 24 हो गया, 6/50 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया, एंड सो ऑन। जैसे इस कॉलम का टोटल आपके पास 1 था, इसी तरह से ये परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल आपके पास 100 के बराबर हो जाएगा। इसको 100 में कन्वर्ट करने का एडवांटेज हमें ये मिलता है कि फर्ज कर लें किसी और क्लास का डाटा हमारे पास मौजूद है, हमें नहीं पता उसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, लिहाजा वहां से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कंपैरिजन नहीं दे सकती, वहां से फ्रीक्वेंसी हमें कंपैरिजन नहीं दे सकती। अगर हम परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे तो फिर हमें कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। यानी फर्ज कर लें इसमें ये 4 है, ये 4 कौन लोग हैं जिनके नंबर बहुत थोड़े हैं 0 से 9 की रेंज में। लास्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 2 लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर साइड पे फ्रीक्वेंसीज कम हो, अपर साइड पे ज़्यादा हो, तो इसका मतलब उसका रिजल्ट बेहतर है। और अगर किसी परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली शेप में शुरू में फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा हो और लास्ट पे फ्रीक्वेंसीज कम हो, तो इसका मतलब है उसका रिजल्ट वीक है। तो कोई सी 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस का अगर हम इस तरह से कंपैरिजन करना चाहें रिजल्ट के एतबार से, तो हमें उसके लिए रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हेल्प करेगी।
फ्रीक्वेंसी उसमें इसलिए हेल्प नहीं करेगी कि किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो किसी में 40 होंगे, किसी में 26 होंगे, किसी में 70 होंगे। उन फ्रीक्वेंसीज का एज इट इज कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये टोटल तादाद कितनी भी हो, जब हम उसको परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर लेंगे ये टोटल 100 में चेंज हो जाएगा। और अगर सबका टोटल जितने हमारे पास डेटा है उनमें से सबका टोटल हमारे पास एक जैसा है यानी 100 है, तो फिर उसका कंपैरिजन जो है वो आसान है। तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फेवरेबल होगी जब हम डिफरेंट क्लासेस के मार्क्स का आपस में कंपैरिजन करना